प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रष्ट था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रष्ट था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रष्ट का पुत्र था। जरासंध कौन था? बृहद्रष्ट का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? तो राजगृह में बैठा, अपनी राजधानी राजगृह में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म जानता था, मानता था, पहचानता था। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के चेला था, कह सकते हैं। यह प्रथम भारतीय राजा था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यह भारत का पहला राजा था जिसने प्रशासन व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहद्रष्ट को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने बृहद्रष्ट को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था बुद्ध की सेवा के लिए। अवंती के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब अभी है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म बन गया। बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया, यानी अजातशत्रु को मार दिया उदयन उसके पुत्र। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक हुआ। किसका पुत्र था? तो उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी शिशुनाग ने नागदशक को हत्या कर देते हैं और अपने सत्ता स्थापित करते हैं अपने वंश का और अपने राज्य स्थापित करते हैं। अब इनका वंश चलेगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक जब बैठा गद्दी पर तब पुनः वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया, यानी पटना ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था।
नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घना नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घना नंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। चैप्टर नंबर 14 टॉपिक नंबर 14 सिकंदर। सिकंदर के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के गुरुजी का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिच के युद्ध, झेलम के युद्ध, बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट आया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर बसाया। अब देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोटोस कहा गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त घनानंद को हराने में चाणक्य, उनका नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से शादी कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत इसको दे दिया। काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने मौर्य युग के बारे में और मौर्य से संबंधित उसमें लिखा है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपासना के द्वारा हो गया था। उसके बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र अब गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद इससे नहीं समरा तो बाद में अशोक गया था।
बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब इसके बाद आते हैं इसके पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठेगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्कियम गुर्जराव लेख में अशोक को अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलिडाल्फियस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के दरबार में रहते थे। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ थे। आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों में आजीविकों के हितों को ध्यान में रखा गया है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि एवं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि मिला है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलेलर ने की थी जिसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स फ्रीसेफ को हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वां शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्यवस्था की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया
दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कारलायक ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। यह पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में से प्राप्त होता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विस्पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एगोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब आता है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य का अब उदय होता है। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, मध्य प्रदेश में है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुख ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। सतवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुख, सतकर्णी, गौतमीपुत्र। सतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया। सतवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुढ़ाढ़ थे। हाल ने तथा गुढ़ाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने प्रारंभ की। सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहनों ने हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सतवाहन राजकुल मातृसत्तात्मक था
क्योंकि राज्य सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अगला टॉपिक आया भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद कुषाण आए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने असुदृढ़ बनाया रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासक किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया, जिसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ करता था। इसकी राजधानी साकल था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर की प्रश्न एवं नागसेन द्वारा बनाए गए उत्तर पुस्तक के रूप में अंगीकृत है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद शक आए। शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज के लिए भारत आए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात और सबसे शक्तिशाली एवं विख्यात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा था। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा फेमस था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था,
जिसका संबंध 130 से 150 गुजरात के बड़े भाग था। इसने कठियावाड़ा की अर्धसूक्ष्म सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित जीवन उद्धार किया। इसका रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। कुषाण, शक के बाद कौन है? कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण है, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कफफीसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। प्रारंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविसाब सूत्र के रचनाकार वासुमित्र है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था।